वालेकुम। 8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर वही है द सेल। इसके कुछ टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स पहले हम पढ़ चुके हैं। कल हम पहुँचे थे न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के जो 4 पार्ट्स हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है न्यूक्लियस का जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये है न्यूक्लियस। और आज हम इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर जो ये पहली ये कवरिंग जो है, इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अब हम न्यूक्लियस को थोड़ा अलग करके देख लेते हैं। तो ये जो है, ये वाली कवरिंग, ये ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कवर होता है इसका। जिस तरह सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर देती है। सो इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से इस न्यूक्लियस को ये अलग कर देती है। तीसरा, इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी होता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप लिखा हुआ है। आप इसके बदले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक जैसा है। न्यूक्लियर इन्वेलप कहिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ही बात है। तो इसमें जो आप ये छोटे छोटे सुराख देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सुराख दिख रहे हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से ही मटेरियल्स इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म से अंदर चले जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इस न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब है दूसरा पार्ट इसका, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आपको पिंक में दिखाई दे रहा है, यही है न्यूक्लियोप्लाज्म, या आप इसको न्यूक्लियर सैप भी बोल सकते हैं। तो ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी थोड़ा ऐसा फ्लूइड जो विस्कस होता है। तो इसके अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस मिलता है। यानी ये स्पेस जो अंदर, पूरी की पूरी स्पेस जो है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस मिलता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है। ये तीसरा पार्ट है इसका। ये है न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड बॉडी, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका जो काम है, न्यूक्लियोलस का जो काम है, वो है राइबोसोम्स बनाना। अब है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो है क्रोमोसोम्स। याद रखिए, जब एक सेल नॉर्मल कंडीशन में हो, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो ये जो है, ये इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ऐसी हालत में क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाती है या डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाती है, तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंडेंस हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, कॉइल हो जाती है इसकी। तो ये
क्लोज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो श्रिंक हो चुके हैं, अब इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो है क्रोमोसोम है। यानी क्लोजली अगर हम देख लें तो हमें क्रोमोसोम फिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इस हालत में हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उस हालत में उसको क्रोमेटिन फाइबर कह सकते हैं या क्रोमेटिन ही कह सकते हैं। अब क्रोमोसोम्स का जो काम है वो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो हम आए दिन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लेते हैं कि बेटी जो है माँ के जैसी दिखती है, या फिर बेटा जो है बाप जैसा दिखता है, या बाप और बेटे की शक्ल जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है। या बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं, नाक, होंठ या चेहरे का जो डिज़ाइन है, शेप जो है वो मिलता है। इसी तरह आँखें वगैरह, यहाँ पे फेस स्ट्रक्चर ये मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सारा काम जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो विरासत में मिलती है, शक्ल, सूरत, रंग, आँखों का कलर, बालों का कलर, ये सब जो है इसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। और ये इनहेरिट हो जाता है, यानी बाप से बेटे को मिलता है, या माँ से बेटे को मिलता है, या ऐसा हो सकता है बाप से बेटी को या फिर माँ से बेटी को मिल जाता है। तो ये सारा काम जो है ये क्रोमोसोम्स का ही होता है। इसके अलावा जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस होती हैं उसका सारा दारोमदार जो है वो क्रोमोसोम्स पर ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स दिख रहे हैं। तो यही सारा काम भी, जैसे आप देख सकते हैं कोई भी जो ये प्रोटीन प्रिपेयर करना हो या कोई भी स्ट्रक्चर जो प्रिपेयर हो जाता है सेल के अंदर, उसमें जो है सारा काम जो है ये क्रोमोसोम्स का ही होता है। अब है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सेल वॉल है, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग होती है प्लांट सेल्स के अंदर। ये नॉन लिविंग स्टिफ मटेरियल होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है, और ये एक डेड मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका नाम है सेलुलोज। आप देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल के बाहर जो है सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। इससे जो है सेल को रिजिडिटी मिलती है, मजबूती मिलती है। और आप देख सकते हैं कि जो छोटे से छोटा प्लांट वो इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है। हालांकि उनके अंदर हमारे जैसे हड्डियां नहीं होती, फिर भी ये एकदम स्ट्रेट और इरेक्ट रहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनकी सेल्स को रिजिडिटी जो मिलती है वो सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। इसके अलावा ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, शॉक से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो है वो है वैक्यूल, सेल वैक्यूल जिसको हम कहते हैं। ये सेल के अंदर खाली जगहें होती हैं, और इसके बाहर जो है मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं वैक्यूल। इसमें जो सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, और वहाँ से जो है काफ़ी सारे केमिकल्स बनते रहते हैं। और कुछ केमिकल्स जो हैं
उनको स्टोर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा वाटर को भी स्टोर करना काफ़ी बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये जो वैक्यूल है ये एज स्टोरेज काम करता है, यानी इसके अंदर केमिकल्स, वाटर और फूड जो है वो स्टोर रहता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। अगर किसी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद हो भी तो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और उनका जो नंबर हो, उनकी तादाद जो होती है वो कम होती है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ये इनकी तादाद जो है ज़्यादा होती है और इनका जो साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है। अब है सीलिया एंड फ्लैजिला। कुछ सेल्स के कुछ सेल्स जो होते हैं उनके जो सरफेस होती है या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। जिस तरह हमारे स्किन के ऊपर बाल जैसे दिखते हैं, तो उसी तरह उन सेल्स की जो सरफेस होती है उनके ऊपर भी हमें ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। तो उनको हम कहते हैं सीलिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। और फ्लैजिला जो होता है ये सीलिया से लॉन्ग होता है, यानी लंबा होता है, और इनका जो काम होता है वो है मूवमेंट ऑफ द सेल। ये सेल को मूव करा देते हैं। अगर ये सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को मूव करने में या लोकोमोशन में उसकी मदद कर देता है। याद रखिए कि ये सीलिया जो होते हैं ये हमारा जो ट्रैकिया है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ पे भी पाया जाता है, जिससे कभी कभार आप देखते हैं कि अगर फूड पार्टिकल हमारे इस ट्रैकिया के अंदर चला जाता है तो हम खांस लेते हैं। तो उस खांसने में जो है इनका रोल होता है सीलिया का, क्योंकि ये सीलिया की मूवमेंट की वजह से ही जो है वो फूड पार्टिकल बाहर धकेला जाता है। और साथ ही साथ जब हम खांस लेते हैं तो उस वक्त जो है विंड भी उसमें काम कर लेता है। इसी तरह हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ये सीलिया पाए जाते हैं, जिससे जो है यूरिन को पुश किया जाता है या यूरिन की मूवमेंट में भी मदद मिलती है। सीलिया जो होते हैं ये इनको जब हम क्लोजली देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो इनकी जो लेंथ होती है ये शॉर्ट होती है, लेकिन इनका जो नंबर होता है, इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पैरामीशियम है। इसकी बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बाहर ये प्रोजेक्शंस आप देख सकते हैं बाल जैसे, इनको हम कहते हैं सीलिया। इसी तरह फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग प्रोजेक्शंस, और इनका जो नंबर होता है वो 1, 2, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 8, 10 तक हो सकते हैं, जबकि सीलिया जो है उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे है एक यूग्लिना, और ये है यूग्लिना का जो है फ्लैजिला। ये यूग्लिना वाटर में पाया जाता है, और इस फ्लैजिला की वजह से जो है ये मूवमेंट कर लेता है। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। तो कल हम कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फीचर्स मिलते जुलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम कल देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। उसके बाद हम डाइवर्सिटी इन सेल्स, जिसमें सेल नंबर वगैरह, तो उसके साथ ही हमारा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।